नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। प्राचीन इतिहास का सिलेबस है। इससे पहले आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस देखा। मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस में एक प्रकार से आपको अलग पढ़ना पड़ता है सिलेबस, और इसमें अलग, चूँकि ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। आपको इतिहास ज़रूर देखने में सेम लग रहा है कि भाई प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास में प्राचीन के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन में मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। प्राचीन इतिहास का अलग ही सिलेबस है, इसमें अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। देखिए, जो आपका मध्यकालीन इतिहास होता है उसमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी होती है, राजनीतिक इतिहास पढ़ना होता है। इसमें आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखना होता है। यानी केवल प्राचीन इतिहास इस सब्जेक्ट का नाम नहीं है, इसमें एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, इस तरीके का सब्जेक्ट आपका होता है। आर्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, कला, वास्तुकला, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। यानी कि एक प्रकार से ये एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है। इसमें बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, तो आप ये सिलेबस देखें। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस आपको देंगे। ठीक है, इसमें आप बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी कि नॉर्थ इंडिया मतलब होता है उत्तर भारत। उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पढ़नी है, लेकिन साथ ही साथ और भी चीज़ों के बारे में इसमें इंक्लूड अभी सिलेबस के अंतर्गत आप देखेंगे, या आगे चल करके नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक प्रकार से चीज़ों को समझनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर मंदिर की कैसे बनाई जाती है, सारी चीज़ें, उस समय के मंदिर कैसे थे, कला वास्तुकला कैसी थी, संगीत कला कैसी थी, नृत्य कला कैसी थी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है। हालांकि सिलेबस में अभी आगे चल करके हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें संकलित हैं। ठीक है, जो कि आपको पढ़ाऊँगा। बीए थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि बीए की तृतीय सेमेस्टर में, सेकंड ईयर बीए थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पढ़ना है। और वो भी कहाँ से कहाँ तक, 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। 647 ईस्वी से लेकर के 1247 ईस्वी तक, मतलब 1200 ईस्वी तक आपको पढ़ना है, जब तक एक प्रकार से हिंदू शासन रहता है। मुगल एम्पायर एक प्रकार से, मतलब मुगल एम्पायर बोलो, दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से, चूँकि 1206 से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, वहाँ तक हमको पढ़ना है। ठीक है, 647 तक हम लोग पढ़ चुके थे सेकंड सेमेस्टर में। इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो इतिहास में सबसे पहली बात, इतिहास, चूँकि जब इतिहास हो रहा था, जो घटनाएं हम पढ़ेंगे वो घटनाएं आज की तो हैं नहीं, वो घटनाएं बीत चुकी हैं। अब जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उस घटनाओं को मुझे एक प्रकार से कैसे पता, या आपको कैसे पता होगा, या एक प्रकार जिन्होंने बताया कि भाई इस समय में ऐसी घटनाएं घटित हैं, उनको कैसे पता चला। तो उन्होंने किसी न किसी साक्ष्य को एक प्रकार से किसी प्रमाण के द्वारा ही बताया कि भाई यहाँ पर ऐसा था, चूँकि हमको ये चीज़ें मिली हैं, या यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं, या इसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि उस समय ऐसी चीज़ें रही होंगी, तो उसी को स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो पहला भी चैप्टर जो होता है इतिहास का, हर एक सेमेस्टर में वो यही होता है, अध्ययन का स्रोत। यानी कि 600 ईस्वी से लेकर के, या 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है, खास करके नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, उसके बारे में जानकारी हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, किन किन पुस्तकों से प्राप्त होती है, कौन कौन से सिक्के मिले हैं, क्या एक प्रकार से कुछ साहित्यिक स्रोत मिले हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, या कुछ एक प्रकार से अभिलेखीय स्रोत मिले हैं, या कोई विदेशी विवरण का एक प्रकार से कोई ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी, सोर्सेस ऑफ स्टडीज़, यानी किस तरीके के, मतलब अध्ययन के स्रोत, यानी कि कहाँ से चीज़ें मिली हुई हैं हमको इतिहास के बारे में, कैसे उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की जो राजनीतिक सिचुएशन रही, स्थिति रही है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के बाद आप देखते हैं हो जाती है। 647 के बाद में एक प्रकार से हिंदू साम्राज्य जो है वो एक प्रकार से पतन की ओर हो जाता है, पतन हो ही जाता है लगभग, मान लीजिए। हर्षवर्धन बेसिकली बहुत एक प्रकार से पावरफुल शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय ने भी पराजित किया था, दक्षिण भारत का शासक था वो। कश्मीर राजवंश एक प्रकार से उस दौरान कैसा था। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, तो उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, उसमें खास करके कश्मीर के राजवंश की क्या स्थिति थी, इसके बारे में समझेंगे। उस दौरान कन्नौज के जो यशोवर्मन थे, उनकी क्या सिचुएशन थी, और सिंध के राजवंश की क्या सिचुएशन थी, इन तीनों के बारे में। कश्मीर, कन्नौज और सिंध, ये तीनों एक प्रकार से उत्तर भारत के मुख्य रूप से केंद्र की सत्ता हुआ करती थी। तो इन तीनों जगहों पर एक प्रकार से सिचुएशन कैसी क्रिएट हुई जब हर्षवर्धन एक प्रकार से नहीं रहे, या हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। ठीक है, द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्ष डेथ, कश्मीर डायनेस्टी
और इसके अलावा यशोवर्मन ऑफ कन्नौज एंड सिंध डायनेस्टी। तो इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। लगभग 2-3 क्लास में हम इन चीज़ों को समझ लेंगे। इसके बाद में तीसरे चैप्टर में हम बढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ राजपूताज, यानी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से लेकर के तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं, तमाम प्रकार के विद्वानों ने पाश्चात्य सिद्धांत तमाम प्रकार के पाश्चात्य विद्वानों ने दिए, ठीक है। भारतीय सिद्धांत रहे जो भारतीय लोगों ने दिए, तो क्या क्या दिए, कैसे बताया, सारी डिटेल में जानकारी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में चौथी बात, जैसे इसमें जो एक उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराजन्य कर्ता उरुतदस्त वैश्यापादाभ्याम शूद्रो जाता, कि मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई एक विराट पुरुष के, और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके अलावा उधर से एक प्रकार से वैश्य की, और एक प्रकार से पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। कहीं कहीं पर जंघे से शूद्र मतलब उसकी उत्पत्ति बताई जाती है वैश्यों की, फिर शूद्र की पैरों से उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से हुआ, और उन्हीं क्षत्रियों की शाखा के रूप में राजपूत जो हैं वो क्षत्रियों से उत्पन्न हुए, ठीक है। कई कथाएं प्रचलित हैं, उनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। फिर चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। चौथे चैप्टर में किसके बारे में जानेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। गुर्जर प्रतिहार मतलब कि डायनेस्टी के बारे में समझेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में जानेंगे, इसकी क्या विशेषताएं, या गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक, इसके संस्थापक कौन है, पूरा डिटेल में जानकारी देखेंगे। इसके बाद में हम लोग पाल बंगाल का जो पाल वंश है उसके बारे में जानेंगे। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के विभिन्न शासक, प्रमुख शासक, पाल वंश की जो समय सीमा रही, कब से कब तक रही, ठीक है। पाल वंश की एक प्रकार से जो क्षेत्रीय स्थिति रही वो कैसी रही, पूरा विस्तार से जानेंगे। तो पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, बंगाल के पाल वंश में सभी के बारे में, धर्मपाल से लेकर के हर एक पाल के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है उनके बारे में समझना है आपको। इसके बाद में छठे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, छठवें चैप्टर में सेन राजवंश के बारे में पढ़ना है। सेन डायनेस्टी के बारे में विस्तार से जानेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा सोलंकी या गुजरात का जो चालुक्य वंश है उसी को सोलंकी वंश भी कहते हैं। तो सोलंकी चालुक्य वंश जो है, गुजरात का चालुक्य वंश, इसी को सोलंकी वंश कहते हैं। तो सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल में जानकारी आपको दूंगा, सिचुएशन कहाँ कहाँ तक राज फैला था, पूरा नक्शा के माध्यम से आपको मैं प्रयास करूँगा बताने का, ठीक है। इसके अलावा मालवा का परमार वंश, मालवा में एक प्रकार जो परमार वंश शासन कर रहे थे, परमार वंश के शासक, तो उसके बारे में जानेंगे। परमार डायनेस्टी ऑफ मलाया या मालवा, ठीक है। विस्तार से जानेंगे पूरा का पूरा कौन प्रतापी शासक हुआ है, उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ युद्ध लड़े ये लोग। इसके अलावा हिंदू शाही राजवंश कुछ रहे, हिंदू शाही राजवंश जो एक प्रकार से जब एक प्रकार से पतन की ओर था हिंदू साम्राज्य, जहाँ पर मुस्लिम आक्रांता आने लगते हैं भारत में, उस दौरान जो हिंदू शाही राजवंश था इसका पतन कैसे हुआ, पूरा विस्तार समझानेंगे। इसके अलावा चंदेल राजवंश के बारे में समझेंगे, चंदेल डायनेस्टी के बारे में, ये सब आपको पढ़ना, चंदेल डायनेस्टी पढ़ना है। फिर इसके बाद में क्या पढ़ना है, शाकंभरी का चहमान वंश, ठीक है। शाकंभरी के चहमान वंश के बारे में आपको जानना है। चहमांस डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी, विस्तार से समझेंगे चहमान वंश के बारे में। इसके बाद में चहमान वंश के बाद में आपको गढ़वाल वंश के बारे में जानना है। 12वां क्वेश्चन मतलब जो 12वां चैप्टर आपका है वो क्या है, गढ़वाल वंश के बारे में समझना है। गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है, कौन प्रतापी शासक हुआ, किसने स्थापना करी, सारी डिटेल में जानकारी देखेंगे। इसके बाद में कलचुरी में खास करके चेदी वंश जो है कलचुरी के चेदी वंश के बारे में जानेंगे, कलचुरी चेदी डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद में 14वें चैप्टर में हम लोग राजपूत कालीन जो कला रही है उसके बारे में, और जो संस्कृति यानी कल्चर एंड आर्ट दोनों के बारे में समझेंगे। राजपूत काल के जो आर्ट है बड़े फेमस रहे हैं और कल्चर भी बड़ा फेमस रहा है, दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे। मैंने कहा था कि भाई चूंकि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़े तो इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर और ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद में लास्ट चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक दशा थी और मुस्लिम विजय के कारण से, और मतलब कि मुस्लिम विजय के क्या कारण रहे और मुस्लिमों का एक प्रकार से क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, पूरा विस्तार से जानेंगे। मुस्लिम आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की सिचुएशन कैसी थी, जो राज्य थे बिखरे हुए थे तमाम छोटे छोटे टुकड़ों में, वो सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। और मुस्लिम विजय जो हुई भारत में उसके क्या कारण रहे, ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर, पूरा विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेजन एंड काउसेस एंड इफेक्ट्स एंड द मुस्लिम जो है कन्क्वेस्ट, क्लियर।
तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको चीज़ों को बताऊँगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रकार सिलेबस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जब हम समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में भी आ जाएगा। एक एक राजा महाराजा के बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो एक प्रकार से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है तो आप हिंदी का कोर्स भी ले सकते हैं। हमारे जो है हिंदी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया BA थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप SMS करेंगे 91 61, ठीक है, 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91 61 93 60 62 पर। इस पर आप SMS करिएगा। यहाँ पर एक प्रकार से आपको एक प्रकार से हिंदी का पूरा कोर्स जो होगा वो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा PDF नोट्स भी मिलेंगे और भी जो मॉडल पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, वो सब भी आपको मिलेंगे सॉल्व फॉर्म में। तो ये सब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस आपका पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिंदी गद्य का पूरा सिलेबस आपका शामिल है। हिंदी थर्ड सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य पढ़ना है। पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है। यूट्यूब पर डेमो क्लास अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। बाकी और एक आध डेमो क्लास मैं करवा दूंगा, ठीक है, जो भी होगी वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें SMS करना। आप 91 61 93 60 62 पर SMS करेंगे इस नंबर पर और बोलेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य का BA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। उसमें आपको कोर्स दे दिया जाएगा। आपको एक स्कैनर मैं सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। ये 100 रुपये का कोर्स लॉन्च किया गया आपके कहने पर। आप लोगों के लगातार कमेंट किया कि सर जी 100 रुपये का कोर्स लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपने पिछली बार लॉन्च किया था तो मैंने कहा बिल्कुल लॉन्च कर देते हैं। 100 रुपये का कोर्स है, जिसमें संपूर्ण यानी चैप्टर 1 से लेकर के सारा का सारा चैप्टर खत्म करके ही एक प्रकार से उसमें समाप्त किया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ चैप्टर्स रह गए थे, आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई थी, तो कुछ क्लास एक प्रकार से नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय एक प्रकार से संसाधन भी नहीं था, डिजिटल बोर्ड नहीं था। अब डिजिटल बोर्ड है तो आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को मैं आकर के समझाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो। और इसके अलावा जैसे कि जब मैं क्लास पढ़ूंगा हिस्ट्री वाली, तो इसकी भी वीडियोज़ जो होंगी या इसके भी एक प्रकार से जो PDF वगैरह जो बनेंगे वो भी ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो आपका बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आप हिंदी का कोर्स लेंगे तो इससे कई सब्जेक्ट जो आपके और 2 सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी उसी में होती रहेगी। तो इस तरीके से आप अभी कोर्स लें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे।